यार किसी को जालसाज बोलना आसान काम है, लेकिन एक जालसाज बनना भी कोई आसान काम नहीं है। ऐसे काम करने में भी लोगों को पूरी सटीकता बरतनी पड़ती है और जालसाजी से बनाई गई चीजें या फिर कुछ भी सामान को बाजार में घुमाना भी बहुत समय खर्च करने वाला काम है, क्योंकि इस काम में जो जल्दी करता है वो जल्दी ही सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे इंसानों के बारे में बताऊंगा जो सालों से ही नहीं बल्कि कई दशकों तक अपना नाम चलाते रहे। इन्होंने अपना खुद का पैसा छापा जिनकी कीमत अरबों में थी। इसके अलावा नकली पेंटिंग्स को असली बताकर बेचा, साथ ही नकली चेक्स बनाकर बेचे और ऐसा कर करके इन्होंने अपने खुद की अरबों रुपए की संपत्ति बना डाली। क्या आप सोच सकते हैं कि वो जिंदगी कैसी होगी जब आप अपना खुद का पैसा छाप सकें? बेशक उन्होंने ऐसा महसूस किया, लेकिन तब तक जब तक वो पकड़े नहीं गए। फ्रैंक विलियम एबेगनेल जूनियर। मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या मूवीज देखकर आप वो काम कर सकते हैं जो पर्दे पर दिखाया गया हो? जी हाँ, दुनिया के सबसे कुख्यात जालसाज फ्रैंक की जिंदगी पर कैच मी इफ यू कैन मूवी का बहुत असर पड़ा। इस फिल्म के बाद फ्रैंक के अंदर वो आत्मविश्वास आया जिससे उसने एक के बाद एक कई धंधे बदले। इन कामों में वो अपने ही बैंक की चेकबुक के चेक्स बदल डालता था और इन सब के साथ साथ वो हमेशा FBI की नजर से भी बच रहा था। 1948 में न्यूयॉर्क में जन्मा फ्रैंक 16 साल की उम्र में ही वो अपने घर से भाग गया और भागने के बाद उसने सबसे पहले दुनिया को कहा कि वो पैन एम एयरलाइन का एक पायलट है। इसके कुछ समय बाद वो डॉक्टर और फिर वकील बनकर सामने आया, जबकि उसकी उम्र के बच्चे तब तक अपना स्कूल भी पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन अब तक फ्रैंक जुर्म की दुनिया में घुटनों तक धंस चुका था। उसने बैंक्स के साथ धोखाधड़ी करने के कई तरीके निकाल लिए, जैसे कि खुद के चेक्स बनाना, झूठे नामों के साथ बैंक में खाता खुलवाना। इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि वो किसी भी बैंक में जाकर महिला अधिकारियों से बातें करता था। इसके पीछे का कारण था कि वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था और महिलाएं उसकी बातों में जल्दी आ जाया करती थी। एक हिसाब के मुताबिक सिर्फ चेक्स की सहायता से ही उसने $2.5 मिलियन निकलवाए। उसने बड़ी बड़ी कंपनीज के डिपॉजिट बॉक्स बनवाए और बैंक से जाकर उनके ही खातों से पैसे निकलवाए। लेकिन जल्दी ही इन सब का अंत आया। सबसे पहले उसे फ्रांस में गिरफ्तार किया गया, जहां उसने 6 महीने जेल की सजा काटी। वहां से निकलने के बाद उसने FBI की मदद करने की सोची और कहा कि वो उनके साथ काम करके बाकी के जालसाजों को ढूंढने में मदद करेगा। और आज भी फ्रैंक FBI में एक सुरक्षा सलाहकार है। वेस्ले वेब्ड। फ्रैंक ने तो जुर्म की दुनिया में पैर 15 साल की उम्र में रखा था, लेकिन वेस्ले वेब्ड फ्रैंक से भी एक कदम आगे था और वो सिर्फ 13 साल की उम्र में वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। जी हाँ, इस उम्र में पहली बार उसने अपना खुद का एक जाली नोट बना लिया था। अब उसने अपनी सारी उम्र जाली नोट, जाली बीमा सर्टिफिकेट्स या और भी बहुत तरह के धोखेधड़ी वाले कामों में लगा दी। लेकिन उसे दुनिया ने तब जाना जब उसने $100 का एक नकली नोट बना डाला, और ऐसा उसने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की खामियों को इस्तेमाल करके किया। आप शायद विश्वास ना करें, उसने उस नोट में इस्तेमाल होने वाले कागज के साथ साथ वो तार भी बना लिया था जो आमतौर पर दुनिया के हर नोट में देखा जाता है। अब वो मान चुका था कि कनाडा में रहते हुए वो हर तरह के नोट की हूबहू कॉपी बना सकता था, और वो अपने मकसद में सफल भी रहा और एक लंबे समय तक उसने ये काम किया। इन नोट्स की क्वालिटी कमाल की थी, बल्कि कनाडा के बैंक्स ने भी इन नोट्स को देखकर धोखा खा लिया। इसके बाद वेस्ले को गिरफ्तार किया गया और फिर देश में नोटबंदी की गई। लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि नोटबंदी के बाद भी कोई नकली नोट नहीं बना पाएगा। यह माना जाता था कि वेस्ले ने $7.7 मिलियन के नकली नोट छापे थे, और इन नोट्स की वजह से वहां की आम जनता के दिल में ऐसा डर बैठा कि आज भी वो लोग $100 के नोट लेने से पहले चेक करते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि वेस्ले ने यह सारा पैसा HP डेस्कजेट प्रिंटर की मदद से घर के अंदर बैठकर छापा। ये सच में हैरान कर देने वाला था। एल्बर्ट टैल्टन। अब बारी है एल्बर्ट टैल्टन की, जो हमेशा खुफिया एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। असल में वो एक अलग ही किस्म का अपराधी है। जी हाँ, वेस्ले की तरह वो भी अपने ही घर में नोट छापता था। अब इस तरह का आम अपराधी नकली नोट को छापकर आम लोगों में आधे या फिर कुछ % के दाम पर बेच देते हैं, जैसे कि $100 का नकली नोट $60 या $70 में बेचा जाता है। लेकिन एल्बर्ट ऐसा नहीं था। वो अपने बनाए हुए पैसों को खुद ही खर्च करने की हिम्मत रखता था। जी हाँ, उसने पैसा बनाया और $1.5 लाख की मर्सिडीज के साथ साथ घर के लिए महंगे महंगे ऑडियो सिस्टम खरीदे। एक समय पर आकर उसे लगने लगा कि अब उसे और कोई चाहिएगा जो उसके पैसों को मार्केट में फैला सके। वो अपने आप को हमेशा डिमांड में रखना चाहता था, और यही उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बनकर सामने आई। अपने लिए काम करने के खातिर उसके द्वारा रखे गए आदमियों में से एक ने
उसके जाली पैसों को H&M के स्टोर पर जाकर खर्च किया और वहीं से इन जाली नोटों की चेन का पता लगा और FBI ने जाकर सीधा एल्बर्ट को धर लिया। उसके साथ साथ 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया जो उसके नोटों को फैलाने में उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन जब तक वो पकड़ा गया तब तक देश को नुकसान हो चुका था। जी हाँ, इस समय तक वेस्ले ने $7 मिलियन के 100 वाले नोट छाप डाले थे। वो नोट आज भी देश में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। 2008 में एल्बर्ट को 9 सालों की सजा सुनाई गई। थॉमस कीटिंग। अब मैं आपको मिलवाता हूँ लंदन के रहने वाले थॉमस कीटिंग से। ये एक अलग ही तरह के जालसाज हैं। जी हाँ, वो पैसा नहीं छाप रहे थे बल्कि नकली सामान को असली बताकर लोगों से धोखा कर रहे थे। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने दुनिया के 100 से ज्यादा मशहूर पेंटर्स की 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स असली बताकर बेची। ये सब शुरू हुआ फ्रेड रॉबर्ट्स नामक आदमी की देखरेख में, जो कि मशहूर कलाकार फ्रैंक मॉस बेनिंग की पेंटिंग्स की हूबहू कॉपी बनाकर बेच सकता है। वो ना सिर्फ उनकी जाली कॉपी निकाल रहा था बल्कि बेनिट्स के बैनर तले उनके ही नाम की नई पेंटिंग्स भी बनाकर बेच रहा था। इसके बाद थॉमस मशहूर पेंटर एडगर डेगस की खुद की शक्ल का पोर्ट्रेट बनाया और उसकी कई कॉपियां असली बताकर बेच डाली। जब उनसे पूछा गया कि वो ये सब क्यों करते हैं तो उन्होंने बस इतना कहा कि वो पूरे सिस्टम को फिर से शुरू करना चाहते हैं। इसलिए वो हर नकली पेंटिंग में काम करते समय असली मालिक की खूबियों के साथ साथ अपनी निशानियां भी जरूर छोड़ते हैं ताकि बाद में पता चल सके कि ये तो एक फेक पेंटिंग है। बेशक वो कुछ भी कर रहे हों, जो कर रहे थे वो गैर कानूनी था। उनको 1979 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी बड़ी उम्र और बीमारी को देखते हुए उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन विशेषज्ञों ने जब उनके द्वारा बनाई गई सभी पेंटिंग्स को बेचकर मिले मुनाफे का हिसाब लगाया तो वो कम से कम $10 मिलियन का था।